ने काफ़ी आनंद से मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था कि भारतीय कैलेंडर हमारा कालगणना का केंद्र था कभी उज्जैन। और हमारा कैलेंडर बहुत प्रामाणिक है, बहुत वैज्ञानिक है। जितने भी दुनिया के कैलेंडर हैं उससे सर्वश्रेष्ठ कैलेंडर है तो भारतीय कैलेंडर है, जिसमें कालगणना को जीरो का हजारवा हिस्सा तक, पॉइंट ज़ीरो का हजारवा हिस्सा तक कैलकुलेट किया गया है। और इसलिए हमारा जो कैलेंडर है वो बहुत प्रामाणिक है और बहुत वैज्ञानिक भी है। औद्योगिक क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स के लिए 284 करोड़ रुपया हमें केंद्र सरकार की सहायता से मिला है। हम देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितने भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण करने का कार्य अब हम अतिशीघ्र करेंगे, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में महिलाएं काम तो करती है पर उनके लिए आवास की बड़ी परेशानी थी और ये कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की बहुत पुरानी डिमांड थी और अब ये डिमांड उनकी पूरी हो गई है। इसमें लगभग 5120 कामकाजी महिलाएं औद्योगिक क्षेत्र में पहले चरण में व्यवस्था होगी। ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है और हम देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए पुनः धन्यवाद देते हैं। अभी आपने देखा होगा GIS हुआ, उसके पहले सोनल कॉन्क्लेव हुई। अब इंदौर में IT सेक्टर की कॉन्क्लेव होगी 27 अप्रैल को। देश और दुनिया की लगभग 200 से ज़्यादा कंपनियां आएंगी। इंदौर IT के लिए बहुत ही अनुकूल स्थान है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि इंदौर में सिर्फ IT संबंधित एक बड़ी कॉन्क्लेव की जाए और वह 27 अप्रैल को होने जा रही है। हमेशा एक सरकार के ऊपर आरोप लगता था कि सरकार घोषणा तो कर देती है पर औद्योगिक सब्सिडी नहीं मिलती उद्योगों को। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि MSME के एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसकी सब्सिडी बाकी हो। हमने सब सब्सिडी दे दी है और बड़े उद्योगी की भी जितनी सब्सिडी थी वो सब दे दी है। लगभग 3000 से ज़्यादा रुपया हमने सब्सिडी के रूप में उद्योग विभाग को दिया है और सारे ही उद्योग जिनको सब्सिडी बकाया थी सब हमने पूरी करी है। इससे मध्य प्रदेश की साख औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी बड़ी है। नहीं तो कई बार लोग कहते थे कि आप सब्सिडी की घोषणा तो करते हैं बाकी देते नहीं हैं। हमने सारी सब्सिडी चुका दी है, तो पुराना बकाया जो बैकलॉग था वो सारा ख़त्म कर दिया है। जल गंगा संवर्धन आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा रुचिकर विषय है ये। 30 अप्रैल से 30 जून तक चलेगा। बरसात आने के पहले हम सारी तैयारी भी करेंगे। जितनी वाटर बॉडीज़ हैं उनको फिर से जिंदा करेंगे। इसमें वाटर कंजर्वेशन भी होगा और ज़मीन के अंदर पानी पहुँचे उसके लिए कार्यक्रम भी बन जाएंगे। तो जैसे ही बरसात आए तो जिससे हमारा वाटर लेवल बढ़े इसके लिए भी हम लोग चिंता करेंगे। तो सारे शहर के अंदर, सारे प्रदेश के अंदर जितने भी नगरीय निकाय हैं, पंचायत हैं, ये सब इस दिशा में काम करेंगे और सभी विभाग, चाहे वन विभाग हो, वे सब लोग जल संग्रहण में जो भी योगदान दे सकते हैं सब देंगे। सबको निर्देशित किया गया है। गेहूँ उपार्जन किसानों के लिए बहुत हर्ष का विषय है अभी कि गेहूँ उपार्जन का काम हमने प्रारंभ कर दिया है और हमने हमारे घोषणा पत्र में 2700 का भाव दिया था। इस बार हमने 2600 का रेट देकर और गेहूँ उपार्जन प्रारंभ कर दिया है। 15 मार्च से कर दिया था। अभी तक हमारे पास 14,76,000 किसानों ने पंजीयन कराया है और 8 लाख मीट्रिक टन अभी तक गेहूँ क्रय भी कर लिया है। उपार्जन में अप्रैल के अब ज़रा तेज़ी की संभावना है। ऐसा लगता है कि उपार्जन ठीक हो, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय प्रभारी मंत्री जी को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने प्रभार के ज़िले में उपार्जन स्थल पर जाएं और देखें कोई किसानों को तकलीफ़ नहीं हो, तो इसकी चिंता करें। स्कूल चले अभियान ये हमारा 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक चलेगा।
और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्रीगण अपने अपने प्रभार के जिले में इस वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सारे स्कूलों में जाए, वहाँ पर कोशिश करें बस्तियों में भी जाकर कि बच्चे स्कूल में प्रवेश लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में जाएं। इस बार हमारी सरकार ने एक काम बहुत और अच्छा किया है कि हमेशा किताबें चूँकि हम निःशुल्क देते हैं, पर किताबें छपती ही नहीं थी, कई बार तो दिसंबर तक नहीं पहुंचती थी। इस बार हमने इंश्योर किया है कि अप्रैल माह तक सभी स्कूलों में सभी बच्चों के हाथ में किताब पहुंच जाना चाहिए। ये 85 लाख विद्यार्थियों को समय सीमा के अंदर अप्रैल माह में ही पुस्तकें पहुंच जाएगी। ये हमारा निर्णय है और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है। आप सभी जानते हैं कि परिवहन एक गरीब व्यक्ति के लिए मास ट्रांसपोर्टेशन बहुत आवश्यक होता है। और मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे थे तो राज्य परिवहन की बसों में जाया करते थे और छोटे छोटे गाँव में, मैं राजगढ़ ब्यावरा का हूँ, तो हम राजगढ़ जाते थे तो बस में बैठ के ही जाते थे। और राज्य परिवहन निगम पिछली सरकारों ने बंद कर दिया, विशेषकर दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने। और हमने इसकी आवश्यकता को समझा और कैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन गरीबों को दे सकें, इसके लिए सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी परिवहन नीति बनाई है। उसके अंतर्गत हम प्रदेश में शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बसें संचालित हो, हमने मॉडल बदला है इसका। और मॉडल इसका ऐसा है कि अब हम सरकार बस नहीं खरीदेगी बल्कि बस ऑपरेटर्स को एंगेज करेगी। और एंगेज करने के साथ साथ किसी भी प्रकार की अब हानि की संभावना कम है, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आधुनिक तकनीक का पूरा इस्तेमाल होगा। हम मध्य प्रदेश में एक होल्डिंग कंपनी बनाकर और इसमें पीपी मॉडल पर पूरा की पूरा ये बसों का संचालन होगा, पर कंट्रोल हमारी होल्डिंग कंपनी का होगा। और यहाँ पूरा आईटी सेक्टर का अधिकतम उपयोग करके, आप सभी जानते हैं कैमरे लगाना, बसों की संचालन, कौन सी बस कहाँ जा रही, कोई बड़ा कंट्रोल रूम के माध्यम से, जैसा कि आपने शायद इंदौर में देखा होगा, हम इंदौर में बस संचालन करते हैं, हर बस कहाँ जा रही है, कब रुक रही है, हमको पता होता था। इसी बड़ा कंट्रोल रूम आईटी का भरपूर फ़ायदा उठाकर पूरे बस का संचालन हम सब लोग देख सकेंगे। यहाँ तक कि अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था कि इसमें चोरी होती थी, तो अब टिकट के बिना कोई बस में नहीं बैठे, तो टिकट काटने वाली एजेंसी अलग हो, तो टिकट लेकर ही बस में बैठें लोग। तो इसके लिए आजकल सॉफ्टवेयर होते हैं कि टिकट लेने के बाद बस में चढ़ने के पहले सॉफ्टवेयर में टिकट दिखाएं, तो जिससे आपकी नंबरिंग हो जाती है, तो उसमें चोरी नहीं होगी। और इसलिए